और इसी बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले गुरुग्राम प्रशासन ने इसे फिर से सील करने का फैसला किया। अचानक इस तरह के बॉर्डर सील किए जाने की वजह से वहां पर लंबा जाम देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर पर। यहाँ पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि जिनके पास नहीं है उनको यू टर्न लेने के लिए कहा जा। मैडम क्या कहा जा रहा है मैम आपको? बस ऐसे यू टर्न लेने के लिए पास नहीं है ना मेरे पास नहीं है तो क्या आपको गाड़ी यू टर्न करने के लिए कहा गया? हाँ जी। वापस जाने के लिए दिल्ली? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ पास में। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके पास नहीं है उन्हें कह दिया गया है कि यू टर्न लेकर वो वापसी जाएं। और दूसरी तरफ आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर एक और तस्वीर है कि जो बाइक के पर से जो लोग गुरुग्राम में दाखिल होना चाहते हैं वो लगातार अपना पास यहाँ पर दिखा रहे हैं हरियाणा पुलिस को। यहाँ तस्वीरों के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप पास दिखा रहे हैं जी? आपसे कहा जा रहा है पास दिखाने ये रहा। तो इस वजह से जो है एक लंबा क्यू जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम हरियाणा जो बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर, यहाँ पर जाम लग गया है। जिनके पास नहीं है उन्हें कहा जा रहा है कि यू टर्न लेकर ये वापस जाएं जहाँ से आए हैं। पास मांगा जा रहा है। हाँ जी। और क्या कहा जा रहा है? अभी पूछते हैं क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर पर एक बार फिर हरियाणा पुलिस जो है सख्त हो गई है। सुबह में हालांकि यहाँ पर पास नहीं चेक किया जा रहा था, हर किसी को आने जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो यहाँ की जो सिचुएशन है वो बदल गई है। हरियाणा पुलिस हर किसी का पास चेक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने अब वाहनों की चेकिंग शुरू की है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। पुलिस बॉर्डर से गुजरने वाले सभी वाहनों के पास देखे जा रहे हैं, जिससे वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। अनलॉक 1 का पहले दिन का पहला चरण आज से शुरू हो चुका है और इस वक्त हम यूपी दिल्ली बॉर्डर पर गाजीपुर के पास चेकिंग पॉइंट पर है। गाजियाबाद पुलिस यहाँ पर चेकिंग पॉइंट पर चेक कर रही है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर हालात सामान्य थे, लेकिन अब अचानक गाजियाबाद पुलिस जो है वाहनों के पास देख रही है, क्योंकि एक दिन पहले जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच का जो आवागमन दिल्ली की तरफ से होता है वो पूरी तरह से पहले की तरह ही नियंत्रित होकर चलेगा, यानी उनके पास देखे जाएंगे। और इसको लेकर यहाँ पर अब आवश्यक सेवाओं के पास और सरकार की तरफ से निर्धारित पासों को देखा जा रहा है। जिसके पास नहीं है उनको वापस करने की कवायद यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से पीछे तक लंबा जाम लग चुका है, क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग अपने काम पर निकलते हैं और इसकी वजह से एनसीआर की तरफ भी कई लोग जाते हैं, चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद हो। तो दिल्ली से आने वाले वाहनों की एक लंबी कतार आपको दिखाई देगी। ये सब इसी चेक पॉइंट पर हो रहा है, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि पहले की तरह वाहनों की चेकिंग होगी। लेकिन आज थोड़ा कहीं ना कहीं ढील भी कही जा सकती है कि हर किसी का जो पास है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और कोशिश पुलिस की तरफ से ये की जा रही है कि जो पास लेकर आएगा उसी को इजाज़त होगी और जिसके पास नहीं होगा उसको इजाज़त नहीं है। वहीं जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, चेकिंग शुरू हो गई है कई जगहों पर, तो लोगों को इससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ रहे आगे मुद्दा गर्म है में आज बात दिल्ली की जासूसी कांड की। क्या दिल्ली का जासूसी कांड इमरान की साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जासूसी के आरोप में पकड़े गए तीनों लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने की आड़ में ताहिर और आबिद और जावेद नाम के तीनों आरोपी सेना के जवानों को फंसाकर जानकारी जुटाने की फिराक में थे, जिन पर खुफिया एजेंसियों की नजर 2017 से ही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के इन 2 जासूसों पर शिकंजा कसने की तैयारी बहुत पहले से ही चल रही थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस को 2017 में ही ये जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान के लिए दिल्ली से जासूसी की जा रही है। जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ कर्मचारी दिल्ली में बैठकर जासूसी कर रहे हैं। इसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आईबी और स्पेशल सेल के साथ मिलकर जासूसों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्लान किया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2017 से ही अब्दुल हुसैन, ताहिर और उनके ड्राइवर जावेद अख्तर पर नजर रखनी शुरू कर दी गई थी। और यही जानकारी आगे भी मिल रही है कि पाकिस्तानी उच्चायोग की आड़ में ताहिर और आबिद 2017 से ही आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। ये दोनों भारतीय दस्तावेजों के जरिए फर्जी नाम से सिम कार्ड जारी करते थे। पकड़े गए दोनों जासूसों की कोशिश थी कि भारतीय सेना के कर्मचारियों को अपनी जाल में फंसाया जा सके।
इसके बाद पुख्ता जानकारी और प्लान के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आबिद और ताहिर को कल शाम घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने सेना का डमी कर्मचारी बनाकर ताहिर और आबिद से मीटिंग रखी। भारतीय सेना के डमी कर्मचारी ने दोनों से एक काम के बदले स्मार्टफोन और 15,000 रुपए मांगे थे। इसके बाद आबिद और ताहिर अपने ड्राइवर जावेद के साथ फोन और 15,000 रुपए सामान पहुंचाने आए और आबिद और ताहिर ने डमी कर्मचारी से सेना से जुड़ी जानकारी मांगी थी, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक ताहिर और आबिद दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं और ये दोनों दिल्ली में फर्जी आधार कार्ड की मदद से रह रहे थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी भी होंगे। कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में कर्नल शैलेंद्र सिंह भी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे। सबसे पहले जरा संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, ये जो खुफिया जानकारी मिली उसके बाद स्थिति क्या है ये आपसे जाने, लेकिन जरा दीपक के पास कोई अपडेट है, पहले दीपक से वो अपडेट ले लेते हैं। दीपक। जी देखिए, बिल्कुल सबसे अहम चीज़ यही है कि जो बात सामने आ रही थी उसमें रेलवे के कुछ कर्मचारियों के भी शामिल होने की यहाँ पर जो सबूत मिले हैं और इसको लेकर स्पेशल सेल में आज कुछ देर बाद कभी भी दिन में जो कर्मचारी हैं रेलवे के वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि स्पेशल सेल की टीमें उनसे पूछताछ करेंगी कि किस तरह से वो संपर्क में आए थे, क्योंकि दोनों जासूस इन रेलवे के कर्मचारियों से रेलवे के अंदर होने वाली सेना की मूवमेंट पर हमेशा बातचीत करते थे और इसको लेकर कई जानकारियाँ इकट्ठा की गई थी। तो उसको लेकर अर्पिता यहाँ पर जानकारी जो उनसे पूछी जाएगी, उनके मोबाइल फ़ोन्स की डिटेल्स ली जाएगी। हालांकि कई सारी चीज़ें उनके पास है, सवालों की फहरिस्त है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और स्पेशल सेल का ये कहना है कि अभी शुरुआत है, क्योंकि उन्होंने कई टीमें ऐसी बनाई हैं जो इस पूरे नेटवर्क में जहाँ जहाँ ये लोग गए थे, जासूस जिन जिन लोगों से मिले थे, जो उनके पास टास्क आया है उसको वो पूरा करने की यहाँ पर तैयारी कर चुकी है। ठीक है कर्नल दानवीर सिंह, ये क्या आप, क्योंकि बहुत वक्त से चीज़ों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्या इस तरीके की पहले भी घटना क्या सामने आई है किसी तरीके से? क्योंकि ये अगर ऐसा हुआ है जो अभी जानकारी मिल रही है तो ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अगर सेना से जुड़ी एक भी जानकारी दूसरे देश में जाती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बुरा है। देखिए, ये पहली बार ये कार्रवाई नहीं हुई है। इस प्रकार की बहुत बारी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने के लोग जो हैं इस प्रकार की गतिविधियों में आगे भी मुलविस रहे हैं। और बेहतरीन बात यह है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो बहुत सचेत हैं, बहुत कारगर हैं और बड़ी तेजी और चतुराई से उन्होंने इन दो एजेंट्स को पकड़ा है। और अभी और भी लीड मिलेगी और अभी आने वाले दिनों में और भी लोग ऐसे पकड़े जाएंगे। और हो सकता है कि ऐसे कई और भी सेल हो हिंदुस्तान के अंदर जो सिफारत खाने से ना जुड़े हो बट अदरवाइज ऑपरेट कर रहे हो। तो ये अभी आने वाले समय में और ठीक है दानवीर जी, मैं आऊंगी आपके पास। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक पिछले दिनों गिरफ्तार जासूस ने पूछताछ में ये माना है कि वो पाकिस्तान, चीन, नेपाल और जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मूवमेंट और योजना की जानकारी निकालने के लिए सिम बॉक्स का इस्तेमाल करता था। अभी तक की पूछताछ के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और नेपाल से आने वाली कॉल को सिम बॉक्स के जरिए डिफेंस और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में डाइवर्ट करता था। आरोपी फर्जी सिम बॉक्स के जरिए वीओआईपी कॉल करता था। सूत्रों के मुताबिक ये सारे कॉल की डिमांड पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से आती थी। आरोपी उन तमाम कॉल को कश्मीर में और सेना के अलग अलग दफ्तरों पर करता था। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के अलावा लेह में भी इस तरह की गई डाइवर्ट कॉल की जानकारी मिली। आरोपी जम्मू कश्मीर में सेना से जुड़े लोगों को फोन करके खुफिया जानकारी हासिल करता था। ये हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान सर हैं। सर, कल गिरफ्तारी हुई और अभी तक की पूछताछ में क्या नई चीज़ें सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी अचंभे में डाल रही हैं? इसमें हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया था, तो हमें 10 दिन का पीसीआर इस केस की ग्रेविटी देखते हुए मिली है। इस केस में हम जब उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो इसमें बात पता चल रही है कि इसके सिमबॉक्स जो आए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट चाइना से आया हुआ ऐसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। और साथ में ये भी पता चल रहा है कि इसका जो 3 कंपनी इसको कोई ट्रैफिक दे रही थी उसका भी कोई कनेक्शन बाहर के कंट्री से दिख रहा है। और साथ में इंडिया की एक कंपनी है जिसको वो उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कुछ
मॉनिटरी उसको पैसे देता था, उसके बारे में हम इन डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो इंटरनेशनल कॉल्स आती थी, खासतौर पर जो बॉर्डर के एरिया चाहे राजौरी, पुंछ, लेह, तो ये एरिया जो है वो पाकिस्तान से लगे हुए हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो ज़्यादा कॉल्स आती थी, क्योंकि जब मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात होती है, सेना की बात होती है जानकारी निकालने की, तो पाकिस्तान की कोशिश ज़्यादा रहती है, तो क्या ज़्यादा कॉल्स जो है पाकिस्तान से आती थी? अब इसमें हमें इनिशियल जो इंट था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस JNK से था, यूनिट से। दिवाकर भी हमारे साथ मुंबई से हैं, जिनकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। दिवाकर, आपने जब बात की, क्या जानकारी और मिल पाई? ये ज्यादातर कॉल, क्योंकि 3 जगहों का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान, चीन और नेपाल, ज्यादा कॉल कहां से आया करती थी? देखिए, एक चीज़ तो साफ हो चुकी है, क्राइम ब्रांच से जो जानकारी मिली है कि ज़्यादा कॉल्स जो है वो पाकिस्तान और चीन से आती थी। उसमें पाकिस्तान का नंबर 1 है, जहां पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आती थी, और पाकिस्तान ही लगातार जो है जम्मू कश्मीर में जो हमारी सेना है उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करता था। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ इसमें नया मोड़ तब आया जब जो है चीन का नाम इसमें आया कि जो सिमबॉक्स दिया गया था, जो सिमबॉक्स लाया गया था वो चीन से लाया गया था। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन से भी बहुत सारी कॉल्स आती रही हैं, और चीन भी लगातार ये कोशिश करता है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत के साथ जो तनाव है चीन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा है, नेपाल के साथ सीमा का विवाद है। तो ऐसे में ये जो इशारा करता है कि आने वाले समय में जो तीनों देश हैं कुछ ना कुछ साजिश जरूर रच रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। और एक चीज और अर्पिता, एक चीज और, इस पूरे मामले में अब क्राइम ब्रांच ये जांच कर रही है कि इस आरोपी के अकाउंट में कहां से पैसे आए, उसके अकाउंट स्टेटमेंट को लगातार एक्सेस किया जा रहा है, उसके सामने रख के पूछताछ की जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में इससे काफी मदद मिलेगी क्राइम ब्रांच को। बिल्कुल, दिवाकर रही आप हमारे साथ। तो पिछले 3 दिनों में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही है। भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की एक और नाकाम कोशिश की। सेना के इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। LOC पर मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और जानकारी के साथ संदीप बोल भी हमारे साथ हैं। संदीप, यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से इस बीच बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके की खुफिया जानकारियां जो सामने आ रही हैं कि कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है घुसपैठ कराने में लगा हुआ है। बिल्कुल अर्पिता, मैं 2 चीज़ पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि जो यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन से जिन लोगों को पकड़ा गया है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इस तरीके का वाक़या सामने आया था, जिसमें कि कुछ शिकायतें आई थी कि जो वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन जो ज़रूरत होती है उस डॉक्यूमेंट को वो खुद अपने पास रख के उससे सिम कार्ड इशू कराते थे, और उसके बाद जो है ये आगे बातचीत करते थे। और जब भी किसी भी ऐसे लोकेशन पे आर्मी इंस्टॉलेशन में अगर कोई फ़ोन जाता था तो ऐसा लगता था कि ये जो है सीधे तौर पर ये इंडिया के नंबर से कर रहे हैं, जबकि वो डाइवर्ट होता है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से LOC पे पूरी तरीके से आतंकी जो है लॉन्च पैड पर बैठे हुए हैं, वो किसी भी हाल जो अंदर घुसपैठ करना चाहते हैं और उसी की कोशिशें लगातार जारी भी है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कर्नल दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की एक और साजिश का इसी बीच पर्दाफाश हुआ है। पुलवामा 2 के मास्टरमाइंड माने जा रहे जैश के आतंकी मोहम्मद इलियास इब्राहिम ने दिल्ली NCR में भी स्लीपर सेल का जाल बिछा रखा है। इब्राहिम पहले मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती असगर रऊफ का बॉडीगार्ड हुआ करता था और वो पेशावर का रहने वाला था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी मोहम्मद इलियास दिल्ली NCR, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्से में स्लीपर सेल का जाल फैला चुका है। खबर है कि पाकिस्तान के बैठे जैश के 2 आतंकी हैं, इनके हैंडलर, जो इन स्लीपर सेल को लगातार निर्देश देते रहते हैं। पाकिस्तान में बैठे इन दोनों हैंडलर का नाम है बादल कशरूफ और मुजाहिदीन। खुफिया एजेंसियों के इन स्लीपर सेल पर लगातार नजर है, ताकि ये देश के किसी भी हिस्से में हमले के अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। उधर अमेरिका के मिनेसोटा में एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरा अमेरिका विरोध की आग में चल रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विरोध और प्रदर्शन की आज अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के बाहर भी हंगामे और आगजनी की खबरें सामने आई। हालात बेकाबू होता देख व्हाइट हाउस की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बीती रात वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पार्क में 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुट गए।
हालांकि पुलिस सामने आई, पुलिस ने इलाके को खाली कराया। काफी जद्दोजहद करने के बाद हिंसक होती भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस से बचने के लिए हालांकि प्रदर्शनकारी जो थे वो इधर उधर भागे, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर से वहां पर इकट्ठा हो गए। अमेरिका में दरअसल ये जो हिंसा है वो 26 मई के बाद भड़की है। 26 मई को अफ्रीकी मूल के एक नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका के कई राज्यों में हिंसा से हालात बेकाबू हो गए। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि राजधानी वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अमेरिका के 15 राज्यों में अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है। अमेरिका में कोरोना की वजह से पहले ही लोग गुस्से में हैं। ऐसे में लोगों का भारी तादाद में बाहर निकलकर प्रदर्शन करने से प्रशासन की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। तो ये सड़कें जहां पर भारी तादाद में आप देख रहे हैं ये लोग इकट्ठा हुए हैं। 40 शहरों में हिंसा भड़की है। हालांकि 40 शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मिनेसोटा की तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कितनी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश हालांकि प्रशासन की तरफ से हो रही है, लेकिन वो नाकाफी सी होती जा रही है। हालांकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उसका असर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। भारत की बात हम कर रहे हैं, यहाँ कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। वो कौन से ऐसे राज्य हैं? सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 67,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 19,844 मरीज सामने आ चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा हो चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,831 है। कोरोना वायरस के कहर से हालांकि पूरी दुनिया इस वक्त बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों की अगर हालत देखें तो बहुत ज्यादा खराब है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 17,90,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 5,14,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,05,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,76,000 से भी ज्यादा है। 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,479 हो गई। भोपाल का चिरायु अस्पताल देश का ऐसा पहला अस्पताल बन गया है जहां से अब तक 1,000 कोरोना मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। भोपाल में आज चिरायु अस्पताल से 108 लोग कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना से जंग जीतकर ठीक हुए लोगों को अस्पताल से रवाना किया है। हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ा है। भोपाल में चिरायु अस्पताल में आप देखिए 108 मरीज आज निकल रहे हैं स्वस्थ होकर। ये कोविड-19 के मरीज हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी और उसके बाद स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। एक सबसे अहम बात है, चिरायु अस्पताल में 1,000 मरीज यानी 108 मरीजों को जोड़ने के बाद चिरायु अस्पताल से कोरोना के 1,000 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं और देश के चुनिंदा अस्पतालों में चिरायु अस्पताल शामिल हो चुका है, जहां पर एक साथ 1,000 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। भोपाल में करीब 1,600 कोरोना के मरीज जो पाए गए हैं, अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें से जो 1,050 मरीज जो स्वस्थ हुए हैं उसमें से 1,000 चिरायु अस्पताल से स्वस्थ होकर वापस गए हैं।
पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। आज कैबिनेट में आर्थिक मोर्चे पर बड़ी घोषणा को मंजूरी मिल सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो पीएम आवास में इस वक्त चल रही है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये बैठक शुरू हो चुकी है, किन मुद्दों पर नजर रहेगी? देखिए, अनलॉक पार्ट 1 ये शुरू हो गया है, तो अब आर्थिक मोर्चों पर गतिविधियों को कैसे तेज रफ्तार दी जाए, इस पर चर्चा होगी। और इस बात की पूरी संभावना है कि एक बड़ी घोषणा कैबिनेट बैठक के बाद यहाँ पर हो सकती है। और जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंत्रणा कर रहे हैं। और इससे पहले भी पिछले 3 दिनों में अनलॉकडाउन की घोषणा होने से पहले पीएम और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी। सारे मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया जा चुका है और अब ये कैबिनेट बैठक हो रही है। तो पूरी संभावना है कि एक बड़ा आर्थिक पैकेज या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर और उनको रफ्तार देने को लेकर। उधर नोएडा में रहने वाली 12 साल की निहारिका द्विवेदी ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी से बचाए हुए 48,000 रुपए दान कर दिए। निहारिका ने इन पैसों से झारखंड के 3 मजदूरों की मदद की और उनको अपने गांव लौटने में मदद की जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। इन 3 मजदूरों में एक कैंसर का मरीज है। निहारिका ने अपने पैसों से तीनों मजदूरों के लिए टिकट और मास्क का इंतजाम भी किया। मेरा जो इतने सालों से जो पॉकेट मनी था मैंने कलेक्ट किया और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 48,000 आया। और इस क्राइसिस के टाइम पे जब कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है तो उन्हें वापस देने की भी ज़रूरत हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने सोचा कि मैं उन माइग्रेंट्स को अपने घर पहुंचाऊं। झारखंड के माइग्रेंट्स थे और उसमें से कैंसर पेशेंट भी थे। तो उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 8 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों का आंकड़ा 2509 तक पहुंच चुका है, जबकि 27 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से मिल रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले गुरुग्राम प्रशासन ने इसे फिर से सील करने का फैसला किया। अचानक इस तरह से बॉर्डर सील किए जाने की वजह से वहां पर लंबा जाम लग गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर पर और यहाँ पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि जिनके पास नहीं है उनको यू टर्न लेने के लिए कहा जाए। मैडम, क्या कहा जा रहा है मैम आपको? बस ऐसे यू टर्न लेने के लिए पास नहीं है ना मेरे पास नहीं है तो क्या आपको गाड़ी यू टर्न करने के लिए कहा गया? हाँ जी। वापस जाने के लिए दिल्ली? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ पास में। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके पास नहीं है उन्हें कह दिया गया है कि यू टर्न लेकर वो वापसी जाएं। और दूसरी तरफ आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ पर एक और तस्वीर है कि जो बाइक के पर से जो लोग गुरुग्राम में दाखिल होना चाहते हैं वो लगातार अपना पास यहाँ पर दिखा रहे हैं हरियाणा पुलिस को। यहाँ तस्वीरों के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप पास दिखा रहे हैं जी, आपसे कहा जा रहा है पास दिखाने ये तो इस वजह से जो है एक लंबा क्यू जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम हरियाणा जो बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर, यहाँ पर जाम लग गया है। जिनके पास नहीं है उन्हें कहा जा रहा है कि यू टर्न लेकर ये वापस जाएं जहाँ से आए हैं। पास मांगा जा रहा है। हाँ जी। और क्या कहा जा रहा है? पूछते हैं क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर पर एक बार फिर हरियाणा पुलिस जो है सख्त हो गई है। सुबह में हालांकि यहाँ पर पास नहीं चेक किया जा रहा था, हर किसी को आने जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो यहाँ की जो सिचुएशन है वो बदल गई है। हरियाणा पुलिस हर किसी का पास चेक कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने अब वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। पुलिस बॉर्डर से गुजरने वाले सभी वाहनों के पास देख रही है, जिससे वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। अनलॉक 1 का पहले दिन का पहला चरण आज से शुरू हो चुका है और इस वक्त हम यूपी दिल्ली बॉर्डर पर गाजीपुर के पास चेकिंग पॉइंट पर है। गाजियाबाद पुलिस यहाँ पर चेकिंग पॉइंट पर चेक कर रही है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर हालात सामान्य थे, लेकिन अब अचानक गाजियाबाद पुलिस जो है वाहनों के पास देख रही है, क्योंकि एक दिन पहले जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच का जो आवागमन दिल्ली की तरफ से होता है वो पूरी तरह से पहले की तरह ही नियंत्रित होकर चलेगा, यानी उनके पास देखे जाएंगे। और इसको लेकर यहाँ पर अब आवश्यक सेवाओं के पास और सरकार की तरफ से निर्धारित पासों को देखा जा रहा है। जिसके पास नहीं है उनको
वापस करने की कवायद यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से पीछे तक लंबा जाम लग चुका है, क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग अपने काम पर निकलते हैं और इसकी वजह से एनसीआर की तरफ भी कई लोग जाते हैं, चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद हो। तो दिल्ली से आने वाले वाहनों की एक लंबी कतार आपको दिखाई देगी। ये सब इसी चेक पॉइंट पर हो रहा है, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि पहले की तरह वाहनों की चेकिंग होगी, लेकिन आज थोड़ा कहीं ना कहीं ढील भी कही जा सकती है कि हर किसी का जो पास है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, और कोशिश पुलिस की तरफ से ये की जा रही है कि जो पास लेकर आएगा उसी को इजाज़त होगी, और जिसके पास पास नहीं होगा उसको इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय एक आतंकी संगठन ने आरएसएस को धमकी दी है। कश्मीर में सक्रिय एक नया आतंकी संगठन टीआरएफ ने अपनी धमकी में कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं उन्हें आरएसएस का ही माना जाएगा और उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो आरएसएस के साथ करना चाहिए। ये वही पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जिनको पाकिस्तान ने नया नाम देने की कोशिश की है। उन्होंने एक धमकी दी है कि जो भी नॉन रेजिडेंट भारतीय कश्मीर में आएगा उसे हम भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का पिट्ठू मानकर उसको खत्म कर देंगे। अरे इनकी तो जरूरत कैसे हुई? इनकी गीदड़ भभकियों से कोई डरने वाला नहीं है, बल्कि इन पाकिस्तानी पिट्ठुओं को चाहिए कि ये अपनी हिफाजत के बारे में सोचें। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये जो नया आतंकी संगठन है ये किस तरीके की धमकी दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट हाल ही में ये फॉर्म किया गया है और काफी सारे अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीआरएफ ने कबूल की है, और आज जिस तरीके से एक लेटर जो है सर्कुलेट हो गया है कश्मीर में, उसमें ये लिखा गया है कि जो बाहर से लोग आएंगे जिनका आरएसएस की आइडियोलॉजी हो या जो आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे होंगे, ऐसे लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। साफ तौर से उन लोगों को धमकी दी गई है, और जो है टीआरएफ का कहना है कि आरएसएस जो है एंटी कश्मीर उनका एजेंडा है और उनका वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं कश्मीर की, यानी कि बाहर के लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की जा रही है, और उन लोगों को साफ धमकी दी गई है कि ऐसा कोई भी यहाँ आए ना जो यहाँ पे इस आइडियोलॉजी का हो और वो यहाँ पे रहने के लिए आएगा। तो साफ धमकी है उन लोगों को जो आरएसएस की आइडियोलॉजी रखते हैं या आरएसएस या बीजेपी का जो कोई एजेंडा जिसके मुताबिक बताया गया है कि उनका ऐसी कोई आइडियोलॉजी है, उसमें बीजेपी का भी जिक्र किया गया है और आरएसएस का भी। उधर जम्मू के पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में सेना और पुलिस ने 6 गांवों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बल को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि सीमा पार से कुछ आतंकियों ने घुसपैठ करने के बाद इसी इलाके में पनाह ली, लिहाजा सेना और पुलिस ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन जिले के 6 गाँव में शुरू किया। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी? सुरक्षा बलों ने पूरा जो एलओसी का इलाका है मेंढर सेक्टर में, वहां पर एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। लगभग 6 के करीब गांव हैं जो एलओसी के थोड़ा सा आगे आकर पड़ते हैं। उन इलाकों में सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी सीमा पार करके छिपे हो सकते हैं। तो सूचना मिलने के बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना और पुलिस की टीमों की ओर से किया गया। तो वही निशारा बीती रात 3 आतंकियों को मारने के बाद जो घुसपैठिए थे, उसके बाद ये अलर्ट था एलओसी के ऊपर कि कहीं भी कोई हलचल हो तो उसको देखा जाए, और इसी के चलते एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है मेंढर सेक्टर में कि कहीं और आतंकी भी हो सकते हैं। देश में आज से चलने वाली स्पेशल 200 ट्रेनों में पहली ट्रेन मुंबई के सीएसटी से वाराणसी के लिए रवाना हो गई। स्टेशन के अंदर जाने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें ट्रेन तक जाने दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म था उन्हें ही ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी गई। इस दौरान यात्री मास्क लगाए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार का हमारी तरफ से धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हम लोग को नाश्ता मिला और ये मिला, पानी मिला, सब मिला। कोरोना से हो रही मौत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और केंद्र सरकारों के अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी भेजा है, और दिल्ली सरकार ने मौत के आंकड़े देरी से बताने पर अस्पतालों को ये नोटिस भेजा। नोटिस में अस्पतालों से पूछा गया कि आखिर मौत के मामले की देर से रिपोर्टिंग की वजह क्या है। दिल्ली में 10 मई तक कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या केवल 73 थी, जबकि 31 मई तक इनकी संख्या बढ़कर 473 हो गई।
उधर बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूरों ने जोरदार हंगामा किया। बताया गया कि प्रवासी मजदूर चेन्नई और दिल्ली से वहां पहुंचे थे, लेकिन पीने का पानी और खाना नहीं मिलने से नाराज इन लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चेन्नई से मुजफ्फरपुर से आए, मुजफ्फरपुर से फिर यहाँ बोला यहाँ से बस मिल जाएगा। यहाँ से रात से बाहर निकले हुए, रात से यहाँ बैठे हुए, नाश्ता नहीं करने के लिए ना बाहर जाने देता है, ना कोई चीज़ का इंतजाम कर रहा है, कोई चीज़ का इधर इंतजाम ही नहीं। और हम लोग रात से भूखे प्यासे हैं, बोलते नाश्ता भी करेंगे तो बोलता बाहर जाने के लिए नहीं देगा, नहीं कोई नाश्ता। ऐसे कैसे चलेगा सर? महाराष्ट्र में अगले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान पहुंच सकता है। मुंबई में समंदर में तेज लहरें उठने लगी हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान को देखते हुए 9 टीमें लगाई हैं। महाराष्ट्र की सीमा पर अगले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर मुंबई में रात भर से रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। मुंबई के आसमान पर काले बादलों का डेरा है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहूंगा जुहू चौपाटी के पास की तस्वीरें, तो आसमान में ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। रात से ही ये बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर रिमझिम बारिश हो रही है और साथ ही साथ समंदर की लहरें तेज है। हवाएं धीरे धीरे तेज हो रही हैं, इसलिए समंदर की लहरें तेज हैं। अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र की सीमा पर चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने मुंबई और आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी है और साथ ही साथ जो रेसिडेंशियल इलाके हैं मुंबई और आसपास के, वहां पर भी अलर्ट जारी किया है कि वो इस तूफान को लेकर अलर्ट रहें। ये मैं आपको जुहू चौपाटी की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा ट्रैक खाली पड़ा है। यूं तो राज्य सरकार ने आज से कहा है कि जो खुले मैदान हैं या खुले ट्रैक है वहां पर इक्का दुक्का लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन आज यहां पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि चक्रवाती तूफान की आशंका है। और यही वजह है कि जुहू चौपाटी पर भी इस तरीके के रेड फ्लैग्स लगा दिए गए हैं ताकि इसकी सीमा को कोई क्रॉस न करे। राजस्थान के रेगिस्तान में चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम ने जबरदस्त तरीके से करवट ली है। आलम यह है कि बीते 36 घंटों से रेगिस्तानी इलाकों में जबरदस्त तेज हवाओं के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार देर शाम तेज बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आलम यह हो गया कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। तेज हवाओं की वजह से जगह जगह बिजली के खंभे गिर पड़े। काफ़ी सालों के बाद में ये देखने में आ रहा है कि ये जो 9 तपे के जो दिन चल रहे हैं, जिसमें भयंकर बारिश होती है 45, 47 और 28 डिग्री टेम्परेचर में, और एकदम से बारिश, और वो भी तूफानी बारिश, अचानक से तूफानी बारिश, जिसमें तेज गिड़गिड़ाहट के साथ बादलों का बरसना और बहुत भयंकर बारिश, ऐसा मैंने ये बहुत काफ़ी सालों बाद में देखा है। तो नोएडा के सेक्टर 64 में एक कुशन फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि धीरे धीरे ये दूसरी कंपनी तक पहुंच गई। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में लगी।